हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से 5th चैप्टर, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। यानी कि इसमें जो आर्टिकल है वो किसके ऊपर है? ग्रीन मूवमेंट के ऊपर है। और एलिंग प्लैनेट का मतलब होता है बीमार प्लैनेट। तो अर्थ को कहा जा रहा है एक बीमार प्लैनेट। तो ये एक मूवमेंट चलाया गया था कुछ एजेंसीज के द्वारा, कुछ कमीशंस के द्वारा। तो उसका नाम दिया गया था द ग्रीन मूवमेंट। तो अर्थ की कंडीशन को देखते हुए ये मूवमेंट चलाया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं। और इसके राइटर हैं नानी पालकीवाला। यहाँ पर इसके राइटर का नाम दिया गया है, जिनका नाम है नानी पालकीवाला। तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, देखिए पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालकीवाला एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस। तो ये जो आर्टिकल है ये नानी पालकीवाला द्वारा लिखा गया था और इसे पब्लिश कहाँ पर किया गया? द इंडियन एक्सप्रेस में इसे पब्लिश्ड किया गया ऑन 24 नवंबर 1994। कब? 24 नवंबर 1994 में। The issues that he raised regarding the decline health of Earth continue to have relevance। तो इसमें इशू क्या रखा गया कि जो अर्थ है उसकी जो हेल्थ है वो लगातार गिरती चली जा रही है और वो इशू जो है उठता चला गया, वो आगे बढ़ता चला गया। तो देखिए पढ़ते हैं। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। ठीक है, तो ये जो ग्रीन मूवमेंट था ये कब चलाया गया? ये चलाया गया जब ये लिखा गया उससे 25 ईयर एगो, यानी कि उससे 25 साल पहले। और कहा जा रहा है कि मतलब किसी भी मूवमेंट को याद नहीं रखा जा सकता है हिस्ट्री में, लेकिन ये जो ग्रीन मूवमेंट चलाया गया ये बहुत तेज़ी से चला, रैपिडली चला और पूरी तरह से ये सक्सेस रहा और ये चलता चला गया। अब देखते हैं इन 1972। तो कब स्टार्ट हुआ ये? 1972 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड। तो एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम क्या है? नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, जो कहाँ पर बनाई गई? इन न्यूजीलैंड में। सिंस देन, तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। तब से मूवमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि ये जो मूवमेंट है ये बहुत ज़ोरों शोरों से चलाया गया। वी हैव शिफ्टेड वन होप इरवोकेबली। यहाँ पर देखिए वी हैव शिफ्टेड, यानी कि हमने अपनी होप को बढ़ाया, शिफ्ट कर दिया। किस तरह शिफ्ट कर दिया वो हम जानेंगे। फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि पहले हम अर्थ को क्या मानते थे? एक मशीन की तरह मानते थे, लेकिन हमने अपना जो व्यू था वो शिफ्ट कर दिया कि हम अर्थ को पूरी तरह से देखेंगे और इकोलॉजिक व्यू से देखेंगे। इकोलॉजिक मतलब उसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह देखेंगे कि वो भी लिविंग है। It is a shift in human prescription as revolutionary as that introduced by the Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था इसके बारे में बताया गया है कि ये जो मूवमेंट था इसने लोगों को उतना ही हिलाकर रख दिया जितना कि, जैसे कि कोपरनिकस ने क्या कहा लोगों से 16th सेंचुरी में? कोपरनिकस ने लोगों से कहा कि जो अर्थ है और जो दूसरे प्लैनेट हैं वो सन के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं वो। ठीक है, इससे पहले लोग क्या समझते थे कि हम एक जगह हैं और सूरज चक्कर लगाता है, लेकिन उन्होंने अपनी बात को रखा कि जो अर्थ है और दूसरे प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं? वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो मतलब जितना इस चीज़ से लोग हिले उतना ही ये जो ग्रीन मूवमेंट चला ये रेवोल्यूशनरी रहा, क्रांतिकारी रहा।
फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इतिहास में पहली बार क्या हुआ, यहाँ पर पता चला, ये अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस मतलब ये लोगों के बीच ये अवेयरनेस फैली कि जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट, मतलब इसने इतने बड़े बीइंग का, इतने बड़े पार्ट का हम भी हिस्सा हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। तो देखिए इससे हमें पता चला कि जो अर्थ है, यहाँ पर अर्थ को कहा गया है, इसकी भी कुछ अपनी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, कुछ जरूरी प्रोसेस होते हैं। तो जैसे कि हमारे शरीर को जलाने के लिए कुछ मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, हमारी कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेस होते हैं, तो वैसा ही अर्थ के लिए माना गया कि उसकी भी ज़रूरतें होती हैं और कुछ प्रोसेस होती हैं विच नीड टू बी रेस्पेक्टेड, जिसकी ज़रूरत है हम रेस्पेक्ट करें और उसे प्रिजर्व करके रखें, उसे बचा कर रखें। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डेक्लाइन हेल्थ। तो ये जो अर्थ है, इसके जो चिन्ह थे उनसे क्या पता चल रहा था कि जो हेल्थ है उसकी वो डिक्लाइन हो रही है, मतलब उसकी हेल्थ जो है लगातार गिरती चली जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशन टू बी गुड स्टूवर्ड ऑफ द प्लैनेट एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टी ऑफ द लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशन। ठीक, तो हमने रियलाइज करना शुरू कर दिया। हमने क्या रियलाइज करना शुरू किया कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, इथिकल ऑब्लिगेशन का मतलब है हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो क्या है कि हम प्लेनेट को अच्छे से ध्यान रखें और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, हमारी आने वाली जनरेशन है, हम अर्थ को अच्छे से मैनेज करें और उसे बिल्कुल वैसा ही दें जैसा कि हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग होता है आज का हम विकास करें लेकिन हम कल के बारे में भी सोचें, कल को भी देखें कि कल भी सही होना चाहिए, ये होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। तो एक कमीशन बनाया गया, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखा गया, उसमें क्या कहा गया कि हमें जो है विकास तो करना है लेकिन हमें आगे भी देखना है कि आने वाली जनरेशन के लिए हमें क्या छोड़ना है। और ये जो कमीशन बना, ये कब बना, 1987 में। इन इट्स रिपोर्ट, अब ये जो कमीशन था ये अपनी रिपोर्ट देता था, सर्च होती थी इस पे, तो इसकी रिपोर्ट में इट डिफाइन द आइडियाज एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। इसमें क्या डिफाइन किया गया कि डेवलपमेंट हो लेकिन आज की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए हमें डेवलपमेंट करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट दियर नीड। लेकिन हमें क्या करना है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान रखना है। विदाउट स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग मीन्स होता है ख़त्म करना, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। हमें ध्यान रखना है, हमें उसे यूज़ करना है लेकिन हमें ध्यान क्या करना है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से ख़त्म ना हो और आने वाली जो जनरेशन है उसकी ज़रूरतें पूरा हो सके। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन द जू एट लुसाका, तो एक जू है लुसाका नाम की जगह पर, जैम्बिया, ये जैम्बिया में है। देयर इज़ ए केज वेयर द नोटिस रीड, वहाँ पर उस केज में, केज के बाहर एक नोटिस लगा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। क्या लिखा हुआ है उस पर कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू कैन सी योर सेल्फ। और उस केज के अंदर क्या है, कोई भी जानवर नहीं है, उसके अंदर एक मिरर लगा हुआ है जिसमें तुम अपने आप को देखते हो। थैंक
थैंक्स टू द efforts ऑफ द नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज। अब यहाँ पे धन्यवाद किया जा रहा है कि अलग अलग देश की जो बहुत सारी एजेंसीज हैं जिन्होंने ये मूवमेंट चलाया, उन्हें थैंक्स किया जा रहा है। अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ डॉन अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक अवेयरनेस फैलाई, एक जागरूकता अभियान चलाया, जिससे कि वो कहाँ तक पहुँचे, जो मोस्ट डेंजरस यानी कि हम हैं, संसार का जो मोस्ट डेंजरस एनिमल है उससे वो अवेयर हो सके। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप। ठीक है, तो डोमिनेशन का मतलब होता है दबदबा बनाना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन एजेंसीज के माध्यम से क्या महसूस हुआ, वो जो डेंजरस एनिमल है उसे क्या महसूस हुआ कि ये जो हमारा डोमिनेशन वाला सिस्टम है इसे चेंज कर देना है, किस में, पार्टनरशिप वाले में। तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि जिस तरह से हम ग्रो कर रहे हैं उसी तरह से, जिस तरह से हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसी तरह से अर्थ के साथ भी हो कि वो भी अच्छे से ग्रो करे, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उस पर रहें और उसे भी प्रोटेक्शन मिले, रेस्पेक्ट मिले और उसे ग्रो करने का मौका मिले। तो पार्टनरशिप होनी चाहिए कि जिस तरह से हम ग्रो करते हैं उसी तरह अर्थ का भी हिस्सा है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग about 1.4 million living species with which mankind share the earth। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कैटलॉग का मतलब एक लिस्ट बनाई, उन्होंने एक लिस्ट बनाई है। उन्होंने कहा है कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज हैं, जिस तरह से मैनकाइंड है उसी तरह से 1.4 मिलियन स्पीसीज हैं जो इस अर्थ को शेयर करते हैं हमारे साथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ह्यूमन बीइंग के साथ इस अर्थ को वो भी शेयर करती हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज। और अंदाजा है कि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर क्या है, कुछ ऐसी लिविंग स्पीसीज हैं जिनकी अभी लिस्ट नहीं बनी है, जिन्हें उनके नाम से अभी नहीं पहचाना जाता है। बायोलॉजिस्ट रिकॉन का मतलब होता है अनुमान लगाना। बायोलॉजिस्ट रिकॉन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इन इग्नोमिनस डार्कनेस। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका अनुमान है कि अभी भी लगभग 3 से लेकर 100 मिलियन तक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि लिविंग स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां हैं जिन्हें अभी उनका नाम नहीं दिया गया है और वो अंधकार में भटक रहे हैं। One of the early international commission which dealt inter alia with the question of ecology and environment was the Brundtland Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, मिस्टर L.K. झा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक मतलब बहुत पहले एक इंटरनेशनल कमीशन बनाया गया जिससे जो है क्वेश्चन उठाती है किस पर, इकोलॉजी के, इन्वायरमेंट के, और जिसका नाम क्या है, ब्रांड कमीशन है। और उसमें एक इंडियन मेंबर भी है जिनका नाम है मिस्टर L.K. झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, उन्होंने जो है उस कमीशन ने क्वेश्चन उठाया, क्या क्वेश्चन उठाया, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर कहा गया है जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको। अ स्क्रोच प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्प्रोविज्ड लैंडस्केप एंड एलिंग एनवायरनमेंट। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन उठाया कि क्या हम अपने जो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए हम क्या छोड़कर जाएंगे, स्क्रोच्ड मतलब जला हुआ, बर्बाद हुआ प्लेनेट छोड़कर जाएंगे, ऐसी अर्थ को छोड़कर जाएंगे जो पूरी जल गई है, बर्बाद हो गई है, जिसमें जो डेजर्ट है वो पहले ही आ गया है, इम्प्रोविज्ड मतलब लूटा जाना या ख़त्म हो जाना, जो लैंडस्केप हैं वो पूरी तरह से लुट चुके हैं यानी कि खाली हो चुके हैं जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और जो इन्वायरमेंट है उसका वो बिल्कुल बीमार जैसा है, यानी कि उसकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब सी है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन
in his thoughtful book द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। अब यहाँ पर मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के बारे में बताया गया है, जिन्होंने अपनी बुक लिखी और बुक का नाम क्या था, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। पॉइंट आउट दैट द अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर, और उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अर्थ जो है उसके 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है। कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ठीक है, मतलब घास के मैदान हैं जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं, फिश का जहाँ पर पालन किया जाता है, और फॉरेस्ट। इन चारों को इम्पोर्टेंट बताया गया है और कहा गया है कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम है अर्थ के, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और इनसे ही ग्लोबल का इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सिस्टम जो है वो चलता है, और ऐसा है भी, इन्हीं सभी से चलता है। आप देखोगे भी कि अपने आसपास आप बहुत सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट से, क्रॉप से, फिशरी से, खाने की चीज़ों पर भी डिपेंड करते हो, अपनी रोज़ की चीज़ों पर भी डिपेंड करते हो। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आपका आर्थिक सिस्टम जो है बिल्कुल हिल जाएगा, बिल्कुल वैसा ही है। इन एडिशन टू सप्लाई आवर फूड, वो बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, चाहे हम खाने को ले लें। These 4 system provide virtually all the raw materials, ये जो चारों सिस्टम हैं इनसे हमें रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं, किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम ड्रिव्ड सिंथेटिक, बस ये चीज़ें जो है सिंथेटिक बनाई जाती हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें जो है हम नेचुरल रिसोर्सेज से ही लेते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, और वो इंडस्ट्री में जाती हैं। इन लार्ज एरियाज ऑफ वर्ल्ड, संसार के लार्ज एरियाज में ह्यूमन क्लेम ऑन दी सिस्टम आर रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल, तो जो ह्यूमन्स है वो क्लेम करते हैं कि ये सिस्टम जो है अब सस्टेनेबल लेवल तक पहुंच गया है, यानी कि उसकी कंडीशन जो है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है और अब इतने रिसोर्सेज नहीं है जितना कि पहले हुआ करते थे। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग इम्पेयर्ड, अब जो है एक पॉइंट है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कब तक बनेंगे, उन्हें एक इन्वायरमेंट चाहिए ना ग्रो करने के लिए, तो इसलिए उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। व्हेन दिस हैपन, और जब ऐसा होता है कि बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट जो है यूज़ किए जाते हैं, तब क्या होता है, फिशरीज कोलैप्स, जो फिशरीज हैं जब उनका ज़्यादा यूज़ होगा तो वो ख़त्म होने लगेंगी। फॉरेस्ट डिसअपियर्स, और जो जंगल हैं वो भी डिसअपियर होने लगेंगे। ग्रासलैंड एंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जो ग्रासलैंड है जहाँ पे क्रॉप उगाई जाती हैं या दूसरे जो मैदान हैं वो बैरन हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे, बेकार हो जाएगी वहाँ की ज़मीन। एंड क्रॉप लैंड डिट्रिएट, और ये जो जहाँ पर क्रॉप लैंड है, जो फसल जहाँ पर उगाई जाती है वो भी बंजर हो जाएगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, ये जो संसार है इसे प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड कह के बुलाया गया है और प्रोटीन को यूज़ करने वाला बताया गया है। ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, मतलब फिशिंग जो है बहुत ज़्यादा ओवर हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, ये हर रोज़ की कॉमन सी बात है। इन पुअर कंट्रीज़, अब जो गरीब देश हैं, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, डेसिमेटेड मीन्स काटा जाना, जो लोकल फॉरेस्ट है उन्हें काटा जा रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, किस लिए, जो उन्हें फायरवुड है खाना बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की ज़रूरत है। इन सम प्लेसेस, और कुछ स्थानों पर तो फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वाट गोज अंडर द पोट नाउ कॉस्ट मोर देन वाट गोज इनसाइड इट। देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो फायरवुड हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो यहाँ पर एक बात कही गई है कि जो पोट है यानी कि जो खाना बनाने का बर्तन है उसके जो नीचे की कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही होती है, यानी कि फ्यूल पे ज़्यादा खर्च होता है, इतना उसके अंदर की चीज़ों पर खर्च नहीं होता है, यानी कि खाने वाली चीज़ों पर कम खर्च होता है जबकि फ्यूल पर ज़्यादा खर्च होता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर मायर्स, डॉक्टर मायर्स के वर्ड में, शब्दों में, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उन्हें क्या कहा गया है,
द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन का, यानी कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनका पावर हाउस कहा गया है किसे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेसिस एक्सटेंशन एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। तो देखिए ये जो बहुत सारी स्पीसीज हैं यानी कि बहुत सारी प्रजातियां हैं वो लुप्त हो रही हैं। क्यों लुप्त हो रही हैं? क्योंकि ये जो हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसे बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है। इस वजह से जो स्पीसीज हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड, किसी ने मतलब सही कहा है, ये सही कहा गया है, दैट फॉरेस्ट प्रोसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो। मतलब सबसे पहले क्या आया, फॉरेस्ट, उसके बाद मैनकाइंड, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो आने वाली चीज़ है वो क्या है, डेजर्ट होगी। द वर्ल्ड्स एनिसेंट पार्टी मनी मीन्स होता है जो हमें विरासत में चीज़ें मिली हैं हमारे पूर्वज से। ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, इज नाउ एरोडिंग मीन्स खत्म होते जा रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर। एक साल में 40 से 50 मिलियन ईयर एकड़ तक की एट द रेट पर वो खत्म होते चले जा रहे हैं। मतलब एक साल में इतने पेड़ काट दिए जाते हैं, इतनी लैंड को जो है खाली कर दिया जाता है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्रीव्स द सोइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। अब देखिए डंग का मतलब होता है एनिमल वेस्ट। तो यहाँ पर बताया गया कि इस तरह से तो जो है फॉरेस्ट खाली कर दिए जा रहे हैं, और जो यूज़ हो रहा है डंग का, किस लिए हो रहा है, बर्निंग के लिए, यानी कि फ्यूल के लिए उनका यूज़ किया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर सॉइल को मिलते थे वो उसे नहीं मिल पा रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, अब जो वर्ल्ड बैंक है उन्होंने वो अंदाज़ा लगाता है दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year of 2000। तो यहाँ पर 2000 तक की बात कही गई है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो अंदाज़ा लगाता है कि अगर 5 गुना क्या करा जाएगा, फॉरेस्ट प्लांटिंग की जाएगी, यानी कि प्लांटेशन किया जाएगा 5 गुना, तब जो है ये नीड्स जो है पूरी हो सकेंगी और अर्थ को जो है हम बचा सकेंगे। कब तक की बात की जा रही है, 2000 तक की बात की जा रही है, लेकिन अब तक तो कुछ ज़्यादा ही इसकी परसेंटेज बढ़ गई होगी, यानी ये 5 गुना से उसे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तब हम इस अर्थ को किसी तरह से बचा सकते हैं और उसे बीमार होने से बचा सकते हैं। तो आज का पार्ट हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट में, क्योंकि काफ़ी लेंथी भी हो जाएगा और समझना थोड़ा टिपिकल है। तो कैसी लगी वीडियो आपको, आई होप आपका चैप्टर क्लियर हुआ होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कुछ और वीडियोस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम 9th से लेकर 12th तक अपने इंग्लिश के सभी चैप्टर क्लियर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ग्रामर के सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।